मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके कुशवाहा पुनः एक बार आपका ARD इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आपको जहां तक पता है कि हमारा साइंस का सेट प्रैक्टिस चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। 50-50 का मैंने वादा किया था। बायोलॉजी समाप्त हो चुका है, केमिस्ट्री मैंने 35 तक समाप्त किया है, एक सेट बचा हुआ उसका। आज आपको फिजिक्स बताने जा रहे हैं। इस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। प्लीज क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उसको नोट कर लें। मेरा वादा है साइंस से आपका NTPC ग्रुप डी या रेलवे का कोई भी एग्जाम या SSC का एग्जाम नहीं छूटेगा। मेरा वादा मात्र 150 क्वेश्चन पूरे साइंस का, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और एक्स्ट्रा आप पढ़ते ही हैं, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स का स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा फर्स्ट में, ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन अच्छा होता है, आप सोच सकते हैं इस बात पे। और रेगुलर पढ़िए इसको, बार बार पढ़िए, नोट बनाइए, इसको बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बैठे हुए ही हैं। ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किसने किया। जी डैमलर, डेविड वॉरेन, रोएंटगन, पेलेग्रिन टेरी। जल्दी बनाएंगे। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में आप जानते हैं, बता रहे हैं, डेविड वॉरेन। आपको पता हो कि ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन वगैरह में यूज होता है। जब किसी कारण वो क्रैश कर जाती है तो इससे जो अंतिम में पायलट के द्वारा बातचीत होता है उसमें दर्ज होता है ब्लैक बॉक्स में। नाम है ब्लैक बॉक्स, लेकिन बार बार एग्जाम में आता है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है, नारंगी। नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज होता है ब्लैक बॉक्स। नाम ब्लैक, लेकिन नाम क्या है, ब्लैक। और आता है किस कलर का, नारंगी कलर का। और इसका आविष्कारक कौन है, डेविड वॉरेन। जी डैमलर क्या आविष्कार किए थे, बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जी डैमलर, इन्होंने कार्बोरेटर का आविष्कार किया है। कार्बोरेटर समझते हैं, कार्बोरेटर किस में पाया जाता है, पेट्रोल इंजन में। एग्जाम में आते हैं बार बार, कार्बोरेटर कहां पाए जाते हैं, पेट्रोल इंजन में। तो कार्बोरेटर का उपयोग यानी आविष्कार किसने किया था, डैमलर ने। और मोटरसाइकिल का भी आविष्कार डैमलर ने किया है। और मोटरसाइकिल में ही कार्बोरेटर होते हैं, ठीक है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में पाए जाते हैं, ठीक है। रोएंटगन, एक्स किरण। पेलेग्रिन टेरी क्या किए हैं, पेलेग्रिन टेरी टाइपराइटर का। इन्होंने किसका आविष्कार किया है, टाइपराइटर का, ठीक है। चलिए, दंत चिकित्सक का दर्पण या लेंस होता है। जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों को देखने के लिए किस दर्पण या किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। जल्दी, तो जो भी नजदीक की घटना होगी, एकदम माइंड में बैठा लीजिए, जो नजदीक की घटना होगी वो अवतल होते हैं। अब दर्पण और लेंस आपको डिसाइड करना है। तो डॉक्टर नजदीक से दांत को देखता है ना, तो अवतल दर्पण होगा। और दूर की बात होगी तो उत्तल। साइड मिरर में अवतल दर्पण, सॉरी साइड मिरर में, साइड मिरर दूर की वस्तु को देखते हैं ना, तो साइड मिरर, ट्रक वगैरह में, गाड़ियां में लगे रहते हैं साइड मिरर में। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस को किसी में, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। और दंत चिकित्सक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए, किसी पिंड का वेग दुगना हो तो, एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट बताया जा रहा है याद रखिए, कोई ऐसा चीज नहीं कि फालतू दिया जा रहा है, उसको नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं बेहतर होगा। और ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बहुत सारे लोग इधर उधर दिमाग लगाते हैं, ज्यादा मत लगाइए। आप आधा घंटा इसको पढ़िए, बाकी जो करना है किसी ना इंप्रूवमेंट होगा यार, ऐसा थोड़े है। किसी पिंड का वेग दुगना हो तो उसका संवेग दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। ए और बी दोनों, ना ए सही ना बी सही। चलिए, पिंड का वेग दुगना होने पे संवेग दुगना होता है और गति ऊर्जा 4 गुनी होती है, ठीक। चलिए, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र, जल्दी बताएंगे। बादलों की दिशा और गति बताने वाला यंत्र क्या है, एनीमोमीटर, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। चलिए, तो नेफोस्कोप बादलों की दिशा और गति, एनीमोमीटर क्या करता है, वायु की शक्ति और दिशा बोल सकते हैं। दिशा या गति बताने वाला क्या है, दिशा बोल सकते हैं, गति बोल सकते हैं, सब यही है। किसमें,
एनीमोमीटर में वायु की शक्ति, दिशा और गति बताता है एनीमोमीटर, और बादलों की दिशा एवं गति बताता है नेफोस्कोप। हाइग्रोमीटर में वायु की अपेक्षित आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता, वायुमंडल में जो भी अपेक्षित आर्द्रता होगी, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रव की अपेक्षित आर्द्रता। चलिए अब चलते हैं, निम्न से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि देखिए, चार बता रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बता रहे हैं तुम नोट कर लीजिए, एग्जाम में यही कंफ्यूजन होते हैं, क्यों होगा क्यों होगा, तो इसको रट्टा मार लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। एनीमोमीटर, सॉरी, निम्न से कौन सा सदिश राशि नहीं है? स्केलर और वेक्टर की बात चलिए, तो वेक्टर पूछ रहा है, नहीं है। तो बल, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, बल, आघूर्ण। चलिए टैलेंट तो अब में कुट के भरा मार दीजिए। चलिए, तो विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि यानी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश कौन हो गया? बल, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण और संवेग, संवेग, वेग जो भी है सब क्या है? सदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, ओवा ओवा से शुरू होने वाला लगभग टोटल क्या होता है? सदिश राशि होता है। माइंड में बैठा लीजिए, बा या ओवा से शुरू होने वाला टोटल सदिश राशि विद्युत धारा को छोड़ के, क्योंकि विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है, तो क्या हो जाएगा? शक्ति। अदिश राशि क्या हो जाएगा? अदिश, बाकी हो जाएगा अदिश। शक्ति नोट कर लेंगे, शक्ति, ऊर्जा, कार्य सब क्या है? अदिश राशि है। ओवा या ओवा वाला टोटल सदिश राशि विद्युत धारा को छोड़ के, विद्युत धारा क्या है? याद रखिएगा, एक्सेप्शन है, विद्युत धारा अदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। जो घर में होते हैं विद्युत संयंत्र, मतलब बल्ब, पंखा, फ्रिज, एसी जो भी है, टीवी, किस श्रेणी में जुड़े रहते हैं? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे, घरों में जो संयंत्र होते हैं आपके, वो जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में क्या रहते हैं? फ्यूज। याद रखेंगे, फ्यूज किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, और घरों के संयंत्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। घरों का जो संयंत्र होता है किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो समांतर क्रम में, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। और फ्यूज श्रेणी क्रम में। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है कैंडेला, ल्यूमेन, गॉस, टेस्ला। यदि याद नहीं होगा तो सब एक टाइप पे लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? गॉस है आपका। और गॉस किसका का मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण का भी है, चुंबकीय प्रेरण। और कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला ज्योति तीव्रता। और ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, फ्लक्स। और आपका टेस्ला किसका है? चुंबकीय तीव्रता का, चुंबकीय तीव्रता। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस थ्योरम इंटर में पढ़ना था। और गॉस किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण का भी है। ल्यूमेन किसका? ज्योति फ्लक्स का है। और कैंडेला ज्योति तीव्रता का है। टेस्ला क्या है? चुंबकीय तीव्रता का है। तो हमारा आंसर यहां पे होगा गॉस, बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, सेलिनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। जल्दी। तो चंद्रमा का अध्ययन सेलिनोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत क्या होता है? वायुयान के बारे में जानकारी ली जाती है। वायुयान का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। किसका? ब्रह्मांड, मान का अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में क्या किया जाता है? आकाशीय पिंडों का, खगोलीय पिंडों का, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। किसके अंतर्गत? एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंड, कॉस्मोलॉजी के अंदर ब्रह्मांड का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, सेलिनोलॉजी और एरोनॉटिक्स या एरोनॉट्स के अंदर किसका? वायुयान के बारे में जानकारी ली जाती है। वायुयान का अध्ययन किया जाता है। आगे, निम्न में सर्वाधिक क्रांति कोण किसका है? पानी,
क्राउन कांच, फ्लिंट कांच या हीरा? चलिए आप ऐसे गलत मारेंगे, हमको पता है हीरा जी नहीं, पानी का इसमें सबसे कम हीरा का है। पानी का कितना होता है 48.5 डिग्री और हीरा का मात्रा है 29.41 डिग्री होता है और क्राउन कांच का 41.1 डिग्री और यह फ्लिंट कांच का 37.1 डिग्री या 4 डिग्री जो भी हो, 37.4 डिग्री। किसका? तो सबसे अधिक किसका होगा? पानी का 48.5 डिग्री है। चलिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा, इस्पात, ए और बी दोनों, यानी नर्म लोहा भी और इस्पात भी, नन ऑफ दीज। अच्छे से मारेंगे। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। अस्थायी चुंबक है, अस्थायी होता है नर्म लोहा, अस्थायी इस्पात और नर्म लोहा से अस्थायी। लेकिन एग्जाम में बहुत बार आता है कि किससे सबसे आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है, तो उसका निशान मारेंगे नर्म लोहे से, बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन अस्थायी होता है ये, याद रखेंगे। तो चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके याद रखिए। आई होप पढ़ने में मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जा रहा है प्लीज उसको देखिए। लेवल, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता किसका है? विशिष्ट ऊष्मा समझते हैं? चलिए थोड़ा देर बात करते हैं। बर्फ का, पानी का, ए और बी दोनों से ही कार्बन किसका है सबसे अधिक? चलिए मार दिए। तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा पानी का होता है, कहीं भी मिल जाए पानी मार के निकल जाए। विशिष्ट ऊष्मा मतलब अपने में ऊष्मा को छिपा लेने की क्षमता। गुप्त ऊष्मा भी है इसी का। चलिए, तो गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा दोनों किसका है? पानी का। बर्फ का कितना होता है? 0.5, पानी का 1 होता है, कार्बन का 0.17 होता है। कब में रहता है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी। चलिए आगे देखते हैं। जब जल को यानी पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? पहले जो रेलवे का एग्जाम होता था सबसे फेवरेट क्वेश्चन था, ईएसएम का एग्जाम पढ़ता था उस समय, ईएसएम, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर का, और उसमें सबसे फेमस क्वेश्चन था, हर एग्जाम में आ जाता था रेलवे के लिए। तो अभी आपका काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ है, ऐसा नहीं है, टाइम नहीं पास करते हो। जब जल को 0 से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले आयतन बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घनत्व बढ़ेगा फिर घटेगा, ए और बी दोनों, ए और सी दोनों। चलिए, तो पता चल ही गया होगा, ए आंसर होगा। चलिए, 0 से जैसे गर्म कीजिएगा इसको तो 4 डिग्री सी तक, 4 डिग्री सी तक आयतन क्या होता है? घटता है और फिर बढ़ता है। और 4 डिग्री सी तक ही घनत्व बढ़ता है और फिर घटता है, घटना शुरू हो जाएगा। मतलब फाइनल हुआ कि 4 डिग्री सी पर न्यूनतम आयतन और अधिकतम घनत्व। पूछता है एग्जाम में कि अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सी पे? तो 4 डिग्री सी पे। अधिकतम घनत्व, अधिकतम घनत्व और 4 डिग्री सी पे क्या होता है? न्यूनतम आयतन, न्यूनतम आयतन, याद रखेंगे दोनों, काफी इंपोर्टेंट चीज था। 4 डिग्री सी पे अधिकतम घनत्व और 4 डिग्री सी पे न्यूनतम आयतन होता है। तो जब जल को 0 से 10 या 15 20 कुछ कहीं भी ले जाइए, 4 से ऊपर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा? कंडीशन आ जाएगा, पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ना, 4 डिग्री सी तक बढ़ेगा, घटेगा, फिर 4 के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा और 4 डिग्री सी तक घनत्व बढ़ेगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है? 4 डिग्री पर अधिकतम घनत्व होता है और 4 डिग्री सी पर ही न्यूनतम आयतन होता है। चलिए आगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है पारा, ग्रेफाइट, चांदी, सोना। चलिए जल्दी। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी है। आघात बढ़ता सबसे अधिक किसका? आघात बढ़ता
आघात वर्धता। सबसे अधिक किसका? सोना का। मतलब इसको चिपटा बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लंबा खींच भी सकते हैं बहुत ज्यादा। तन्यता का गुण भी सबसे अधिक सोने में होता है। ग्रेफाइट धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, यही एग्जाम है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अधातु है, अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट क्या होता है? धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक इकलौता है। और पारा क्या है? इकलौता धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण हो सकता है, क्या कहलाता है? पोलराइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। जल्दी, चलिए, तो अनुदैर्ध्य तरंगे पोलराइज नहीं किया जा सकता। कौन है? ध्वनि। ध्वनि तरंगों को आप ध्रुवीकरण नहीं कर सकते, प्रकाश को कर सकते हैं। चलिए ठीक है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर, डीसी पर, एसी और डीसी दोनों पर, नन ऑफ दिस। चलिए, तो केवल एसी पर काम करता है ट्रांसफार्मर। ये सिर्फ वोल्टता को घटाता या बढ़ाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर का काम कुछ और नहीं है। तो एसी को डीसी में या डीसी को एसी में वो नहीं कर सकता। एसी को डीसी में करने वाला यंत्र कौन है? रेक्टिफायर है, इसको कहते हैं दृष्टिकारी। वो एसी को डीसी में बदलता है। लेकिन ट्रांसफार्मर काम ऐसा नहीं करता, केवल वो एसी पर काम करता है। एसी को एसी में करेगा, वोल्टता को घटाने का या बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 18 डिग्री और 32 डिग्री। चलिए थोड़ा तेजी में करेंगे। 18 डिग्री, क्योंकि आप लोग का समय बड़ा अनमोल है, हम जानते हैं, है ना। बहुत समय का यूटिलाइज करते हैं आप लोग, फेसबुक और व्हाट्सएप भी तो चलाना जाके, अच्छी बात है। चलिए जल्दी में कर लेते भाई। थोड़ा सा पढ़िए, मजाक कर रहा है। केतली में रखी हुई गर्म पानी किस माध्यम से ठंडी होती है? ठंडी होती है चालन, संवहन, विकिरण या सभी? जल्दी सोच के मारिएगा। पानी की बात है, केतली में रखा हुआ है ना। तो चलिए, केतली में जब रखा रहेगा तो ठंडा होगा, तो सभी माध्यम से चालन भी चलेगा, संवहन भी, विकिरण भी। लेकिन जब गर्म होने की बात आती, जब गर्म होने की बात आती तो आपको पता होना चाहिए कि संवहन विधि से केवल गर्म होता है। गर्म किस विधि से? संवहन। संवहन से क्या होगा? गर्म। कौन सी होता है? द्रव और गैस। गर्म या ठंडा होगा संवहन विधि से। गर्म या ठंडा किसकी विधि से? संवहन विधि से। तब यहाँ क्वेश्चन है कि पानी भी तो था, तरफ था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो पानी था केतली में रखा हुआ था। तो केतली में जब रखा हुआ होगा तो धातु का बना होता है, जिसके कारण उस धातु से भी उष्मा का निष्कासन होता है। तो तीनों यूज हो जाते हैं, चालन, संवहन, विकिरण सभी। लेकिन जब गर्म होने की बात होगी तो गर्म होगा केवल संवहन विधि से। चालन ठोस में, चालन कुछ में ठोस में, संवहन गर्म, द्रव और गैस दोनों में, विकिरण गैस और निर्वात में, वैक्यूम में, निर्वात में भी, निर्वात में भी होता है, ध्यान देंगे। तो संवहन विधि से द्रव और गैस गर्म और ठंडा होते हैं। लेकिन यहाँ पे केतली में रखा हुआ है तो सभी माध्यम से वो ठंडे होंगे। लेकिन बोलता कि केतली में पानी गर्म किस माध्यम से होता है? तो संवहन विधि से गर्म होता है। याद रखें, काफी क्लोज है। गर्म होगा तो संवहन विधि से, लेकिन ठंडा होगा तो सभी विधि से। केतली की बात है। आगे, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है तापमान बढ़ने से, आर्द्रता बढ़ने से, दाब बढ़ने से, ए और बी दोनों। चलिए जल्दी, चलिए ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे। तापमान बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के चाल पे या प्रकाश के चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम में आता है कि किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दाब का, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे, सूर्य, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताया जा रहा है, क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन मात्र इसलिए क्वेश्चन आसान दिए जा रहे हैं कि इसके माध्यम से हम आपको
वो एक्स्ट्रा फैक्ट तक पहुंच पाए जो एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं और छूट रहे हैं। इसलिए आसान इसको मत समझिए, लगा लॉलीपॉप दे रहा क्वेश्चन तो लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं है। आप ऑप्शन से देखिए कि कहाँ पे हम जा रहे हैं, कितना डिस्कशन कर रहे हैं, ये बताइए आप। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? 250 सेकंड, 460 सेकंड, 500 सेकंड या 600 सेकंड? सेकंड है वो, चलिए तो 460 सेकंड। और सूर्य ग्रहण के समय कब सूर्य ग्रहण होता है? अमावस्या के दिन होता है, बिल्कुल। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है? बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा, इधर सूर्य और इधर पृथ्वी। पूछिए ऐसे क्यों? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो पृथ्वी पर से सूर्य दिखाई देगा, तो सूर्य नहीं दिखाई देना ही तो सूर्य ग्रहण है। और जब चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी बीच में आ जाएगी, तो चंद्रमा पे नहीं प्रकाश पड़ पाएगा तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो सूर्य अपना स्थायी रहेगा और ये दोनों अपना स्थान बदलेंगे। तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में। क्लियर? और ये अधिकतम समय कितना होता है? 460। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? कोरोना या क्रीप। कोरोना जो आजकल चल रहा है पूरा, कोरोना या क्रीप कहलाता है। चलिए, बीमारी वाला कोरोना की बात नहीं चल रहा है, बहुत बुरा लगता है सुन करके, पूरे दुनिया को तबाह कर दिया। चलिए, आज 500 सेकंड क्या है? सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय लगता है वो 500 सेकंड ही है। जोड़ लीजिएगा, 8.3 मिनट। 8.3 मिनट को जोड़ के देखिएगा तो 500 सेकंड आ जाएगा। चलिए, किस तापमान पर फारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दूना होता है? चलिए, नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर फारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दूना होता है? 40 डिग्री, -40 डिग्री, 90 डिग्री, 160 डिग्री। बहुत तेज बनते हैं ना, -40 डिग्री जी नहीं, रट्टा मारे वाला क्या कोई जगह नहीं है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल अपना स्टैंडर्ड लाता है खुद। -40 डिग्री पे फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या हो जाता है? इक्वल होता है। और यहाँ पे क्या पूछा है? दूना पूछा है, तो रट्टा मारे वाला तो गया है कम से। चलिए, तो याद है न्यूमेरिकल का रूल, F -32 क्यों? क्योंकि 32 से शुरू ही होता है फारेनहाइट बटे 180 और बराबर डिग्री सेल्सियस में चलेंगे तो कहाँ 0 से शुरू होता है ना, तो C - 0/100 तक इसका आंकड़ा बीच में होता है। न्यूमेरिकल से बताएंगे, मैं क्लियर कर दूंगा इसको, फिलहाल इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे, F - बता रहे हैं 180 और बराबर C बटे 100 हो गया, सॉरी 100 हो गया। दोनों को काट लीजिए आप, क्या हो जाएगा? 0 0 हो गया, 5 हो गया 9। चलिए, दूना की बात कर रहा है, क्या होना चाहिए? दूना होना चाहिए। किसका? पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी पाठ्यांक का दूना होना चाहिए। तो इसको 2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2C -32 बटे 9 बराबर C बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, तो 5 दूनी 10C माइनस कितना? 160 बराबर 9C। इन्हें लेके चलेंगे इसको, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। चलिए, आंसर हो गया 160। ये जो -40 वाला रट्टा वाला है ना, तो ये उस कंडीशन में होते हैं जब बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करता है कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान बराबर है। ऐसा नहीं है डियर, आपका स्टैंडर्ड बदल चुका है। एनटीपीसी पिछले ग्रुप डी में आप लोगों को पानी जितना एग्जाम दिए ना, पानी पिला दिया है। जो ज्यादा हीरोपंती दिखाते हैं सब ठंडे हो जाते हैं। सो प्लीज चीजों को अच्छे से पढ़िए। फिजिक्स के और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, मैंने 20 समाप्त किया है। जैसे 50 खत्म होगा, केमिस्ट्री का 15 बच्चा खत्म होगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हम आपको क्लियर करके जाएंगे। 50 को न्यूमेरिकल दोनों मिला के देंगे। मेरा वादा है आप एग्जाम में जाओगे न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं छूटेगा। और हर एग्जाम में आजकल आ रहा है, साइंस का अच्छा क्वेश्चन खासा आ रहा है। तो मात्र टोटल मिलाते हैं तो लगभग 200 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। और 200 क्वेश्चन भी आप नहीं रख सकते तो फिर क्या रखिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।